हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माय चैनल गाइड एजुकेटर राजीव। इस वीडियो में एसएसटी का हिस्ट्री में चैप्टर नंबर सेकंड आज स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। चैप्टर नंबर फर्स्ट द ट्रेसिंग द चेंजेस थ्रू थाउजेंड्स ईयर्स के 3 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा वो देख सकते हैं जा करके। ये लेक्चर नंबर फर्स्ट है बेसिकली। इस लेक्चर में हम ये बात करने वाले हैं कि जो थाउजेंड्स ईयर्स के बीच में चेंजेज हुए, थाउजेंड ईयर के बीच में चेंजेज हुए कहाँ से, 750 से लेकर के 8050 तक के बीच का जो टाइम था, नियर अबाउट 1100 ईयर्स। तो इसमें थाउजेंड ईयर्स के बीच में बहुत सारे चेंजेस आए, न्यू किंग्स आए, किंगडम्स आए। तो इनमें से इसको टू हाफ में डिवाइड कर देते हैं। टू हाफ में डिवाइड इसलिए क्योंकि इसमें से कुछ जो इंडियन रूलर्स थे, जिन्होंने इंडिया के जो पॉलिटिकल चेंज में योगदान दिया था साउथ इंडिया में बेसिकली। एंड सेकंड वो जो मुस्लिम रूलर्स थे, जिन्होंने नियर अबाउट 13th सेंचुरी से लेकर के 12th सेंचुरी से लेकर के आगे में 13th सेंचुरी से लेके 19th सेंचुरी तक रूलिंग किया था इंडिया में। उनके बारे में चैप्टर नंबर सेकंड में थर्ड में पढ़ेंगे। तो न्यू किंग्स एंड किंगडम्स की जब बात हो रही है तो इसमें हमें बात करना है कौन से टाइम के बीच का। इसको दो सेक्शन में बांट दिया हमने कि 7th से 12th सेंचुरी के बीच में, 7th से 12th सेंचुरी एंड 13 से लेके 19th सेंचुरी के बीच। तो इसको दो सेक्शन में बांट दिया पूरे थाउजेंड ईयर्स को। तो ये जो टाइमिंग थी 7 से लेकर 12th सेंचुरी के बीच में, तो सेवरल मेजर जो रूलिंग डायनेस्टी थी इमर्ज हुई थी डिफरेंट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट में। वो ऐसा इसलिए हुआ था, जो मेजर गुप्ता डायनेस्टी थी और जो हर्षवर्धन की डायनेस्टी थी थानेसर में, ये क्या हुई थी, धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हुआ तो गुप्ता डायनेस्टी कोलैप्स कर गई थी। जब कोलैप्स कर गई तो आसपास में जितने भी, अब सिंपल सी बात है कि इस इलाके में कोई राजा नहीं रहेंगे तो लोग क्या डिमांड करेंगे, उनको राजा चाहिए। और जो भी उनके इनेमी होंगे, इनेमी उनके अपोजिशन वाले, वो क्या चाहेंगे कि यही अच्छा मौका है कि लोगों को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं और गद्दी को हाथ में ला सकते हैं। तो यही मेन वजहें थी कि जो नए बड़े बड़े किंगडम थे वो ख़त्म हो रहे थे ऑलरेडी। तो जितने भी छोटे छोटे थे उनको इमर्ज होने का मौका मिला और वे 7 से लेकर 12th सेंचुरी के बीच में नए नए राजा बने। तो जब नए नए राजा बने तो उनका कुछ किंगडम भी होगा। तो वो कौन कौन से थे इसके बारे में पूरा डिटेल में। तो इमरजेंस ऑफ द न्यू डायनेस्टी आखिर हुई कैसे। हुआ यूं कि 7 जब सेंचुरी चल रही थी तो बेसिकली साउथ इंडिया में बहुत बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे, जिनके पास ढेर सारी ज़मीनें थी। आपको पता होगा ना कि गुप्ता डायनेस्टी में भी जैसे कि टैक्स अगर कलेक्ट करना होता था तो वो क्या करते थे कि जो बड़े बड़े जमींदार थे उनको ज़मीनें दे दी जाती थी कि आप क्या करिए, इस पे खेती करवाइए, जो भी प्रोडक्शन होगा टैक्स आराम से हमारे वहाँ पहुँचवा दीजिएगा। तो इसके लिए उनके पास ज़्यादा ज़मीनें होती गई और बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स होते गए। उसके साथ में जो चीफ वॉरियर चीफ हुआ करते थे, वॉरियर चीफ का मतलब कि सेना है, हमने सेना रखी है तो सेना के जो मालिक होंगे, सेनापति, उनको वॉरियर चीफ बोलते हैं। तो वो भी डिफरेंट रीजन में जो है बहुत सारे 7th सेंचुरी में ऐसे ऐसे लोग थे पूरे के पूरे इंडियन कॉन्टिनेंट में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स में थे। तो जो एग्जिस्टिंग किंग थे ना, वो क्या करते थे, उनको एक्नॉलेज करते थे सामंत या सबॉर्डिनेट। सामंत बुलाते थे जो राजा थे, वो जो सेनापति थे उनको भी, और जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे उनको बुलाते थे सामंत। क्या कह के बुलाते थे, सामंत। अब सामंत से ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि जब भी वो राजा से मिलने के लिए आएँ तो उनके लिए गिफ्ट लाएं, राजा के लिए, और उनके लिए या कुछ गिफ्ट लाएं या फिर कुछ उपाधियाँ लाएं, कुछ ना कुछ ज़रूर लाएं। वो राजा के कोर्ट में आएँ, बैठें, और साथ में ही सामंत, ये जो सामंत थे इनसे एक्सपेक्ट किया जाता था कि आप आए राजा के दरबार में तो राजा के लिए गिफ्ट लाएं, राजा का सम्मान करें और उनको मिलिट्री सपोर्ट करें। मिलिट्री सपोर्ट का मतलब सपोज दैट कि कहीं युद्ध होने वाला है और राजा के पास सेना की कमी पड़ रही है, तो सामंतों को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि जब कभी भी हमको सेना की जरूरत पड़ेगी तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे कि जो मिलिट्री सपोर्ट जो है हमें लाके देंगे। तो ऐसे से क्या हुआ कि सामंतों का इज्जत बढ़ने लगा राजा की नज़र में, तो उन्होंने पावर को गेन कर लिया, बहुत सारा पावर मिला और वेल्थ भी, धन भी मिल रहा था इनको उसके बदले में। जैसे कि मिलिट्री सपोर्ट देते थे तो राजा इनको पैसे दे देते कि आपके, हाँ इतना आपने हेल्प किया तो आप ये पैसे लीजिए, अपने सैनिकों को, अपने आदमियों को आप क्या करिए, पैसे दे दीजिए। और पावर तो मिल ही रही थी। तो ऐसा करते करते जो सामंत जे, अब बहुत सारे, अगर होता ये था कि एक राजा के अंदर में बहुत सारे सामंत होते थे, तो ऐसे ही जो सामंत थे वो अपना टाइटल चेंज करते थे कि अगर एक ही सामंत है, कई राजाओं को सर्विस दे रहे हैं, तो अपने आप को महासामंत,
ठीक है ना, महासामंत या महामंडलेश्वर की बड़ी बड़ी उपाधियां ले लेते थे, कि मतलब कि वो 3 राजाओं के लिए काम कर रहे हैं। और आगे चल के क्या हुआ कि पहले अपना देखिए टाइटल चेंज किए कि हम सामंत हैं, हम महासामंत हैं, हम महामंडलेश्वर हैं। उसके बाद में जब राजा कमजोर पड़ जाते थे तो वो कहते थे कि आज से हम क्या रहेंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे, हमको किसी से मतलब नहीं है। तो वो क्या करते थे, राजा के खिलाफ बगावत करते थे। और कि यही वो टाइम था कि जब ये न्यू डायनेस्टी इमर्ज हो रहे थे। एग्जाम्पल के तौर पे राष्ट्रकूटों का नाम सुना होगा आपने। तो ये राष्ट्रकूटा जो थे ये सामंत लोग थे चालुक्य डायनेस्टी में, कर्नाटक में। कर्नाटक और जो महाराष्ट्र का इलाका है, ठीक है ना, वहाँ पे चालुक्य लोग शासन करते थे। अब चालुक्यों के अंडर में राष्ट्रकूटा लोग थे सामंत। तो सामंतों ने अपना टाइटल चेंज किया महासामंत, फिर कहा महामंडलेश्वर। उसके बाद वो चालुक्यों के राजा को ही गद्दी से मार करके हटा दिया और अपने आप खुद का ही डायनेस्टी राष्ट्र कूट के नाम से क्या करने लगे, एडमिनिस्ट्रेशन करने लगे। सेम तरीके से तो इनकी थोड़ी सी बैकग्राउंड पढ़ लीजिए कि हुआ क्या कि मिड 8th सेंचुरी था, यानी 750 का टाइम था। तो जो राष्ट्रकूटा के सबसे पहले जो चीफ थे उनका नाम था दंती दुर्ग। दंती दुर्ग। तो अभी मैंने पढ़ा बताया ना कि चालुक्यों के अंदर में क्या थे, सामंत थे दंती दुर्ग। तो दंती दुर्ग ने चालुक्यों की बातें मानने से क्या कर दिया, उनकी बात मानने से मना कर दिया, उनको ओवरथ्रो कर दिया। और एक रिचुअल परफॉर्म किया। रिचुअल मतलब कि एक यज्ञ किया। उस यज्ञ को बोलते हैं हिरण्य गर्भ। हिरण्य गर्भ का मतलब होता है गोल्डन बॉम्ब, यानी गोल्डन बॉम्ब का मतलब अगर कोई भी व्यक्ति यह यज्ञ करता है तो वो क्षत्रिय हो जाएगा, वो राजा बनने योग्य हो जाएगा। जो ब्राह्मण लोग होते हैं उनको शिक्षा देने की जिम्मेदारी दी जाती है कि आप शिक्षा दीजिए, राजगद्दी पर नहीं बैठ सकते हैं। तो अगर कोई बैठना भी चाहते हैं तो अगर वो ये यज्ञ कर ले या अनुष्ठान कर लेते हैं हिरण्य हिरण्य गर्भ, तो वो क्या बन जाएंगे, वो छत्री बन जाते हैं, राजा बनने के योग्य बन जाएंगे। तो ये रिचुअल परफॉर्म जो है बेसिकली करवाया जाता है ब्राह्मणों के द्वारा। तो अगर ये रिचुअल करवाएंगे तो माना जाएगा कि आपका रीबर्थ हो गया, और जो सेक्रीफायर है वो क्या हो जाएगा, छत्री हो जाएगा, भले से वो जन्म से छत्री ना हो। तो ये किसने किया, दंती दुर्गा ने किया, और वो क्या बन गए, छत्री बन गए। इन अदर केसेस जो मेन होते हैं, मेन फॉर द enterprising family use their military skill to carve out the kingdoms for intense the kadamba। अदर इंस्टेंसेस में भी और सारे उदाहरण हैं कि जो फैमिली से मान लो कि वो मिले, उनके पास ना तो ब्राह्मण थे ना छत्री थे, बट उनकी मिलिट्री स्किल्स इतनी लाजवाब थी कि सेना में उनको कमान दिया गया था कि अब जाके युद्ध लड़िए। तो अपनी मिलिट्री स्किल्स के आधार पर पे वो क्या कर ले, किंगडम बना लिया। एग्जाम्पल के तौर पे कदम्ब डायनेस्टी के कुछ रूलर्स थे। कदम्ब मयूर शर्मन एक राजा थे। कदम्ब मयूर शर्मन ये नहीं थे वो, कदम मयूर शर्मन और एक गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र। गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र और कदम मयूर शर्मन, ये दोनों क्या थे, इन दोनों लोगों का नाम याद रखे। आपसे कोई पूछे कि मेडिएबल हिस्ट्री के दो ऐसे राजाओं का नाम बताइए जो जन्म से ब्राह्मण नहीं थे बट उन्होंने यज्ञ करके क्षत्रियता हासिल की थी, तो उनका नाम ले सकते हैं आप, किसका, कदम्ब मयूर शर्मन, और सेकंड कौन थे, गुर्जर प्रतिहार राजा हरीश चंद्र। हरिचंद्र नाम था उनका। ये ब्राह्मण थे लोग बेसिकली। तो ब्राह्मण थे तो इन्होंने अपना जो ट्रेडिशनल प्रोफेशन था पूजा पाठ करवाना ये छोड़ दिया और आर्म्स उठा लिए, हथियार उठा लिए, और इन्होंने सक्सेसफुली अपना किंगडम बनाया कर्नाटका में और राजस्थान में। कर्नाटका में कौन थे, कर्नाटका में ये थे कदम्ब मयूर शर्मन, और राजस्थान में गुर्जर प्रतिहार हरिचंद्र। इन्होंने अपनी अपनी किंगडम वहां बना ली। तो जब ये किंगडम बना लिया तो इनका एडमिनिस्ट्रेशन भी तो चलता होगा, उसका क्या तरीका था। इनमें से जितने भी राजा बने, पहला चीज, उन्होंने सबसे पहला हाई साउंडेड टाइटल्स लिया। पहले की अब नाम है भाई, तो ब्राह्मण थे, छत्री बन रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करा कि अपना जो टाइटल है, कि नाम में कुछ ऐसा टाइटल है वो कि भारी भरकम टाइटल लगा लिया। जैसे अपने आप को कहलवाते थे महाराजा धीराज, मतलब इंग्लिश में ग्रेट किंग, महान राजा, ओवरलॉर्ड ऑफ किंग्स, उन्हें राजाओं के भी राजा। कुछ उनमें से टाइटल रही त्रिभुवन चक्रवर्ती। त्रिभुवन चक्रवर्ती का मतलब 3 लोकों के मालिक। 3 लोक होते हैं ना, पृथ्वी लोक, धरती लोक और पताल लोक, उनके मालिक को बोलते हैं त्रिभुवन चक्रवर्ती, एंड सो ऑन।
इस इन क्लेम्स के अलावा उन्होंने अपनी जो पावर है, कभी-कभी वो क्या करते थे, जैसे ये तो सारी क्लेम्स होती थी। इसके साथ में भी कुछ ऐसे भी राजा थे जो अपना जो पावर है वो सामंतों के साथ शेयर करते थे। सामंत सपोज़ दैट कि इनके अंडर में कई सारे सामंत काम कर रहे हैं, तो कुछ सामंत अगर बगावत करना चाहते हैं, तो राजा क्या करते थे, उनके साथ टाई अप कर लेते थे। एक काम करो यार, बगावत क्या करोगे? अलग अपनी डायनेस्टी बनाओगे, कुछ दिन बाद चलेगा, ढह जाओगे, कोई बाहरी अटैक कर देगा, तो काम करो, हमारे अंदर ही थोड़ा-सा ऑटोनॉमस रेजिन हम दे देते हैं, आप यहाँ पर वो करो अपना एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना? और अगर युद्ध होता है, तो हमारी सैन्य आपकी तरफ से लड़ेगी, आपका भी काम होगा, हमारा भी काम होगा। तो ऐसे जो है उनके साथ में वो टाई अप कर लेते थे। जितने भी ये स्टेट थे ना, इनकी जो रिसोर्सेज थे ये मिलती कहाँ से थी? रिसोर्सेज आई मीन रिसोर्सेज इन सेंस दैट कि सपोज दैट आपने एम्पायर खड़ी कर रखी है और एम्पायर में ढेर सारे लोग रहते होंगे, सेना भी है आपकी, राजमहल का खर्चा है, तो पैसे चाहिए ना, वो तो वो कहाँ से आता था? वो आता था वो टैक्सेस से जो प्रोड्यूसर्स पे करते थे। प्रोड्यूसर्स मतलब जो उत्पादन करते हैं। कौन उत्पादन करता है? उत्पादन करते हैं किसान, पीजेंट्स करते हैं। उत्पादन करते हैं कैटल कीपर जो जानवरों को पालते हैं। उत्पादन करते हैं आर्टिसन जिनको आता है अच्छी अच्छी चीज़ें बनाना। अब पिजन से कैसे कर लेंगे? इन्होंने सपोज दैट 1 कुंटल अनाज बनाया, तो कहा गया कि 50 किलो आप राजा के दरबार में पहुंचा दो। कैटल्स कीपर्स, किसी को मांस मछली खाने का मन कर रहा है, दूध खाने का मन कर रहा है, हनी, तो राजा ने अपने राजदूत को भेजा, गांव में हंगामा करा दिया कि राजा का आज बकरे का मीट खाने का मन कर रहा, तो 2-4 बकरा उनके वहां पहुंच गया। उनको शहद खाने का मन किया, तो जंगल में ये सूचना पहुंचा दी गई कि राजा साहब को शहद खाना है, तो शहद लोग वहां को लाइन लग जाती है लेके। तो ऐसे ऐसी जो प्रोड्यूसर्स आर्टिसंस, अब राजदूत ने मैसेज पहुंचाया आर्टिसंस के पास की, लोहार के पास की, राजा साहब को हथियार चाहिए, घुड़सवार चाहिए। तो जंगलों में क्या होते थे, जो ट्राइबल्स कम्युनिटी रहती थी, उनसे बोल दिया था राजा साहब को हाथी चाहिए, 500 हाथी चाहिए, 10,000 घोड़े चाहिए, इतने शेर चाहिए, इतनी ये चाहिए, तो जानवरों को पकड़ के ला करके दरबार में रख देते थे। तो ऐसे ऐसे जो रिसोर्सेस थी ये राजा के पास मिलती थी, ठीक है ना? नेक्स्ट ये कि दीज वर क्लेम्ड एज द रेंट। कभी कभी बोला जाता था कि ये उनका रेंट है। रेंट इसलिए क्योंकि ये जिस जमीन पे रहते हैं, मान लो कि कोई किसान है, वो कह रहा है कि हम राजा साहब हम आपको टैक्स नहीं देंगे, तो राजा कहते थे एक बात बताओ, जिस जमीन पे हो उस जमीन की रक्षा कौन करता है? मैं ना राजा हूँ, अगर मेरे इलाके पे कोई दूसरा राजा अटैक करेगा तो सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? ऑफ कोर्स मेरी है। तो मैं रक्षा कर रहा हूँ, तो मुझे तो रेंट चाहिए ना, ठीक है ना? तो मुझे रेंट चाहिए, तो उसी आधार पे मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप हमें कर दीजिए, क्योंकि पूरी पूरी ज़मीन का मालिक मैं हूँ। तो इस तरीके से जो रेवेन्यू है कलेक्ट की जाती थी इन प्रोड्यूसर्स से। साथ में जो ट्रेडर्स थे ना, व्यापारी, मान लीजिए कि वो सामान खरीद के एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं बेचने, या दूसरे देश से दूसरे शहर से व्यापारी आ रहे हैं इस राजा के दरबार में या इनके मार्केट में बेचने के लिए, तो उन ट्रेडर से भी रेवेन्यू कलेक्ट कराया जाता था। उनको भी टैक्स देना पड़ता था, वो भी नहीं बचते थे। तो ये पूरा राजा का इनकम हुआ करता था। ओके, थैंक यू। इसके आगे लेक्चर नंबर 2 में बात करते हैं अभी।